अदालत में एक वकील की सबसे बड़ी जीत तब नहीं होती जब वो गवाह पर जोर जोर से चिल्लाकर उसे झूठा साबित करता है, हाँ बिल्कुल। बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो कटघरे में खड़े गवाह से बहुत ही बहुत नरमी और शांति से पूछता है कि अ, उस रात जब ये भयानक घटना हुई तो गली के बाईं ओर कौन सी दुकान खुली थी। और बस यही वो पल है। और अचानक वो गवाह पसीने से भीग जाता है। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगाने लगता है और उसे समझ ही नहीं आता कि मुख्य घटना से इस छोटे से सवाल का क्या लेना देना है ना। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और गवाह के चेहरे पर आया वो पसीना ना, उसकी जो घबराहट है, वही उस पूरी गढ़ी हुई कहानी के ढहने की शुरुआत होती है। उस एक छोटे से परिधीय सवाल यानी पेरिफेरल क्वेश्चन के जरिए वकील ने गवाह की कहानी की बुनियाद पर हथौड़ा मार दिया होता है और गवाह को इसका एहसास तक नहीं होता। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय यही है। हम आज उन स्रोत सामग्रियों के जरिए द आर्ट एंड साइकोलॉजी ऑफ रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन को डीकोड कर रहे हैं। आज का हमारा मिशन बेसिकली ये समझना है कि अदालत के कमरे में केस जीतने के लिए वकील ऊंची आवाज का नहीं बल्कि बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक युद्ध कौशल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एकदम सही। ये किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर से कम नहीं है। हाँ, जब हम स्रोत सामग्रियों का गहराई से अध्ययन करते हैं ना, तो पता चलता है कि आमतौर पर लोगों की अदालत को लेकर जो धारणा होती है, वो बॉलीवुड फिल्मों वाली, आज के तथ्य उस पूरी सोच को पलटने वाले हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो ये समझना है कि एक कुशल रणनीतिकार का लक्ष्य गवाह के मुंह से जबरदस्ती ये कहलवाना नहीं होता कि वो झूठा है। गवाह को झूठा साबित करना और उसकी कहानी की संरचना को नष्ट करना, इन दोनों के बीच एक बहुत बारीक लेकिन कानूनी नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण अंतर है। संरचना को नष्ट करना। हाँ, तो उसके द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द कानूनी रूप से शून्य माना जाएगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि अदालत में पूर्णतः झूठ साबित करने का वो जो भारी बोझ है, वो उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। केवल ये स्थापित कर देना पर्याप्त है कि कटघरे में खड़ा व्यक्ति एक अविश्वसनीय गवाह है, एक अनरिलायबल विटनेस है। एक बार विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग गया तो उसकी गवाही का कानूनी अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है। एकदम सही। विश्वसनीयता खंडित होते ही न्यायाधीश उस गवाह के बयान के आधार पर सजा नहीं सुना सकते। और यहीं पर वो कार्यान्वयन ढांचा या कहें इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क काम आता है, जो इस पूरी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर को असल अदालत के कमरे में उतारता है। अच्छा, वो 4 स्तरीय प्रश्न मैट्रिक्स। हाँ, स्रोत सामग्री में अधिवक्ता अमन वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित एक 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये मैट्रिक्स किसी भी गवाही के परीक्षण के लिए एक अचूक लिटमस टेस्ट की तरह काम करता है। तो अगर हम इस तकनीक के काम करने के तरीके का एक मानसिक वीडियो बनाएं जहां हम देख सकें कि ये मैट्रिक्स असल में कैसे काम करता है, तो इसमें सबसे पहला स्तर क्या है? पहला स्तर घटना स्थल पर उपस्थिति या पेरिफेरल डिटेल्स का परीक्षण है। अगर कोई आम वकील है तो उसकी प्रवृत्ति यह होगी कि वो सीधे पूछ ले कि घटना कैसे हुई। हाँ, किसने किसको मारा। बिल्कुल। लेकिन इस मैट्रिक्स के अनुसार रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला वकील मुख्य घटना के बारे में पूछता ही नहीं है, वो परिधियों विवरणों को कुरेदता है। वो घटनास्थल की ऐसी सूक्ष्म भौगोलिक जानकारी मांगता है जो केवल वही व्यक्ति दे सकता है जो असल में वहां मौजूद था। जैसे वो पूछेगा, गली में बाईं ओर कौन सी दुकान थी, या क्या उस दिन वहां सड़क का कोई निर्माण कार्य चल रहा था। हाँ, क्या वहां कोई आवारा जानवर थे, उस समय मौसम की स्थिति क्या थी, हवा चल रही थी या उमस थी। और यहीं पर वो संज्ञानात्मक भार वाला सिद्धांत, वो कॉग्निटिव लोड वापस आता है। झूठा गवाह मुख्य घटना कि किसने किसको चाकू मारा, इसको तो बहुत अच्छे से रट के आता है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि क्या वहां कोई निर्माण कार्य चल रहा था, तो उसका दिमाग सुन पड़ जाता है, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट में तो ये जानकारी थी ही नहीं। बिल्कुल। जब वो इन स्वाभाविक सूक्ष्मताओं पर हिचकिचाता है, हकलाता है या बार बार कहता है कि मुझे याद नहीं, तो यह अदालत के लिए एक स्पष्ट संकेत होता है कि उसने वो स्थान कभी उस परिस्थिति में देखा ही नहीं है। ये पहला बार होता है जिंगा टावर की बुनियाद पर। सही कहा। और इसके बाद दूसरा स्तर आता है भौतिक और प्राकृतिक असंभवता, यानी फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। यहाँ गवाही को केवल तर्क पर नहीं
बल्कि विज्ञान और भूगोल की कठोर कसौटी पर परखा जाता है। ये स्तर मुझे सबसे दिलचस्प लगता है। मान लीजिए एक गवाह बहुत आत्मविश्वास के साथ कहता है कि उसने रात 10 बजे 90 मीटर की दूरी से स्पष्ट रूप से हमला होते हुए देखा। हाँ। अब एक आम वकील शायद कहेगा कि अरे तुम इतनी दूर से नहीं देख सकते। लेकिन इससे गवाह को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि नहीं, मेरी दृष्टि बहुत तेज है। एग्जैक्टली। रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला वकील ये गलती कभी नहीं करेगा। वो एक असंभवता का ढांचा बुनना शुरू करेगा। वो सीधे देखने की क्षमता पर सवाल नहीं उठाएगा। वो आसपास की बाधाओं को स्थापित करेगा। अच्छा, वो पूछेगा क्या आपके और घटनास्थल के बीच कोई बड़ा पेड़ था? हाँ, क्या उस समय गली की स्ट्रीट लाइट काम कर रही थी? क्या सामने कोई बड़ा वाहन खड़ा था? वो दिशाओं का ज्ञान भी परखेगा। पूरब और पश्चिम की दिशाओं का क्या ज्ञान है आपको? या फिर ये कि रात 10 बजे जब सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और कर्फ्यू जैसा सन्नाटा होता है, तो आप उस विशिष्ट स्थान पर किस काम से गए थे? बिल्कुल। और जब गवाह इन सभी सवालों के जवाब दे देता है ना, तो अंततः वकील उन सभी तथ्यों को जोड़कर ये स्थापित कर देता है कि उस विशिष्ट कोण, 90 मीटर की दूरी, बीच में खड़े पेड़ और प्रकाश की अनुपस्थिति में उस घटना को देखना मानव नेत्र के लिए भौतिक रूप से असंभव था। गवाह को पता भी नहीं चलता और वो अपनी ही बताई गई भौगोलिक कहानी के जाल में हमेशा के लिए फंस जाता है। हाँ। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। ये सब तो ठीक है कि भौतिक असंभवता साबित की जा सकती है, लेकिन इस मैट्रिक्स का जो तीसरा स्तर है, घटना के बाद की असामान्य प्रतिक्रिया या बिहेवियरल एनालिसिस, ये थोड़ा पेचीदा लगता है। कैसे? देखिए, स्रोत बताते हैं कि कोई जघन्य अपराध देखने पर इंसान फाइट, फ्लाइट और फ्रीज यानी लड़ो, भागो या सुन्न पड़ जाने की स्थिति में होता है। अगर कोई गवाह कहता है कि हत्या देखने के बाद मैं चुपचाप घर चला गया, चाय पी और सो गया, तो इसे एक प्लांटेड गवाह की लापरवाही माना जाता है। हाँ। लेकिन मनोविज्ञान तो ये भी कहता है कि कोई भयानक घटना देखकर इंसान गहरे सदमे में, ट्रॉमा में सुन्न पड़ जाता है। तो क्या ये संभव नहीं कि वो सच्चा व्यक्ति हो और बस सदमे की वजह से घर जाकर चुपचाप बैठ गया हो? ये एक बहुत ही तार्किक और महत्वपूर्ण बिंदु है। जिरह का असली कौशल इसी महीन रेखा को पहचानने में है। देखिए, सदमे में व्यक्ति सुन्न हो सकता है, वो दिशाहीन महसूस कर सकता है या उसे बोलने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन सुन्न होने और चाय पीकर आराम से सो जाने के बीच एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अंतर है। मतलब सदमे का प्रभाव इंसान की जैविक दिनचर्या पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। ट्रॉमा में व्यक्ति की रातों की नींद उड़ जाती है, वो कांप सकता है, पसीने से तर हो सकता है, शायद वो पानी का एक घूंट भी न निगल पाए। लेकिन अदालत में ये कहना कि मैं घर गया, गैस पे चाय बनाई, आराम से पी और चादर ओढ़कर सो गया, ये उस मनोवैज्ञानिक बेचैनी को नहीं दर्शाता। ये तो बहुत रिलैक्स रिस्पॉन्स हो गया। हाँ, ये एक रटी हुई स्क्रिप्ट की चरम लापरवाही को दिखाता है। ये ऐसी भावनाहीन और यांत्रिक प्रतिक्रिया है जो केवल एक प्लांटेड गवाही दे सकता है, जिसने वास्तव में वो खौफनाक दृश्य जिया ही नहीं है। अरे वाह, ये बहुत ही स्पष्टीकरण देने वाला बिंदु है। लापरवाही और सदमे के बीच का ये अंतर ही उस गड़े हुए झूठ की पोल खोल देता है। और फिर जब वकील इन सभी चीजों को जोड़ता है, तो वो चौथे और अंतिम स्तर पर पहुंचता है, अंतर विरोधों का ढांचा, स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस। हाँ, इस अंतिम चरण में एक कुशल रणनीतिकार इन सभी बिखरी हुई विसंगतियों को एक मजबूत सूत्र में पिरोता है। अगर गवाह की भौगोलिक जानकारी गलत है, उसका घटना को देखना भौतिक रूप से असंभव साबित हो चुका है, उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से असामान्य है, और उसके पुलिस को दिए गए शुरुआती बयान और आज अदालत में दिए गए बयान में जमीन आसमान का विरोधाभास है, तो ये सब मिलकर असंगति का एक पूर्ण ढांचा तैयार करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ अदालत के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। न्यायाधीश इसे केवल मानवीय भूल या याददाश्त की कमी मानकर अनदेखा नहीं कर सकते। ये एक गढ़ी हुई कहानी का ठोस प्रमाण बन जाता है। यहाँ एक बात बहुत ही रोचक हो जाती है कि जब एक वकील अदालत जाने के लिए अपना नोटपैड तैयार करता है, तो उसमें वो कौन से अचूक तीर होते हैं। स्रोत में एक विटनेस क्रेडिबिलिटी टेस्ट के 5 महत्वपूर्ण सवालों का जिक्र है जो सीधे तौर पर इन रणनीतियों को लागू करते हैं। हाँ, ये वे 5 सवाल हैं जो रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन की रीढ़ है और गवाह की विश्वसनीयता की परतें उधेड़ देते हैं। पहला है प्रेजेंस यानी मौजूदगी। क्या गवाह ठीक उसी जगह खड़ा था जहां वो दावा कर रहा है? रोशनी कितनी थी?
दूरी और रुकावट क्या थी? और वहां जाने का उसका असल काम क्या था? ये सीधे तौर पर गवाह की परिधीय जानकारी और उपस्थिति को परखता है। बिल्कुल। दूसरा सवाल है पॉसिबिलिटी एंड रिएक्शन, यानी संभावना और प्रतिक्रिया। क्या जो देखा गया वो उस परिस्थिति में देखा जाना संभव था? घटना देखते ही पहली प्रतिक्रिया क्या थी? चिल्लाए क्यों नहीं? अपनी जान बचाने के लिए भागे क्यों नहीं? इतनी बड़ी और दर्दनाक घटना के बाद तुरंत पुलिस को या किसी पड़ोसी को क्यों नहीं बताया? सही। फिर तीसरा सवाल आता है जो बहुत अहम कानूनी ताकत रखता है, मेमोरी एंड कंसिस्टेंसी, याददाश्त और निरंतरता। घटना की सटीक तारीख और समय क्या था? पुलिस को पहला बयान कब दिया गया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुलिस को दिए गए उस पहले बयान में वो बात क्यों नहीं बताई गई जो आज अदालत में बताई जा रही है। यहाँ स्रोत सामग्री कानूनी धाराओं का भी जिक्र करती है, सेक्शन 145 और 155। हाँ। अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है कि अगर किसी गवाह ने घटना के तुरंत बाद पुलिस को कुछ और कहानी बताई थी और आज 6 महीने बाद कोर्ट में वो कोई नई बात जोड़ रहा है, तो ये सेक्शन वकील को वो पुराना बयान कोर्ट में लाकर गवाह से सवाल पूछने का कानूनी अधिकार देते हैं, है ना, ताकि अदालत देख सके कहानी कैसे बदल रही है। ये एकदम सटीक व्याख्या है। ये विरोधाभासों को कानूनी रूप से रिकॉर्ड पर लाने का तरीका है। इसके बाद चौथा सवाल आता है जो मानव स्वभाव के सबसे गहरे हिस्से पर प्रहार करता है, पूर्वाग्रह या उद्देश्य, यानी बायस या मोटिव। क्या गवाह के आरोपी या पीड़ित से पहले से कोई रिश्ते हैं? हाँ। क्या इस मुकदमे के परिणाम से गवाह को व्यक्तिगत रूप से कोई फायदा या नुकसान हो सकता है? क्या उसने इस मामले पर गवाही देने से पहले किसी बाहरी व्यक्ति से कोई चर्चा की थी? ये गवाह की निष्पक्षता की धज्जियां उड़ा देता है। क्योंकि अगर गवाह का कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो उसकी गवाही पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल। और अंत में पांचवा सवाल है जनरल इम्पीचमेंट या सामान्य महाभियोग। क्या गवाह का पहले कभी झूठ बोलने का कोई इतिहास रहा है? क्या उसके खिलाफ कोई झूठी गवाही या धोखाधड़ी का पुराना केस है? या फिर पक्षकारों के बीच संपत्ति या किसी और बात को लेकर कोई पुरानी दुश्मनी है? हाँ, ये सभी सवाल गवाह के चरित्र और उसकी गवाही देने की असली मंशा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो अगर हम इस पूरे खाके पर ध्यान दें तो ये पांचों सवाल सीधे अपराध के बारे में है ही नहीं। वकील एक बार भी यह नहीं पूछ रहा कि गोली किसने चलाई या चाकू किसने मारा। नहीं, वो कभी नहीं पूछेगा। इसके बजाय वो ये साबित कर रहा है कि गवाह उस समय उस स्थिति में वो दृश्य देख ही नहीं सकता था, और अगर उसने देखा भी तो उसका व्यवहार किसी सच्चे इंसान जैसा नहीं था और उसके पास झूठ बोलने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और जब इन तकनीकों का इस्तेमाल करके अभियोजन की यानी प्रोसिक्यूशन की कहानी पूरी तरह से फटी हुई या छलनी प्रतीत होने लगती है, तब कानून का सबसे बड़ा सिद्धांत बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी तार्किक संदेह से परे सक्रिय हो जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियोजन को अपना मामला हर संदेह से परे साबित करना होता है। ऐसे में यदि एक भी मुख्य गवाह की विश्वसनीयता गिरती है तो अभियोजन का पूरा मामला ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। और जब मामला बिखरता है तो इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? संदेह का लाभ, या जिसे हम बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं। बिल्कुल। कानून का यह शाश्वत नियम है कि यदि गवाही में तार्किक संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अनिवार्य रूप से आरोपी को प्राप्त होगा। इसलिए एक श्रेष्ठ रणनीतिकार और कुशल वकील कभी भी गवाह को अपमानित करने या उस पर चिल्लाने में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वो गवाह की कहानी की वास्तुकला को ध्वस्त कर न्याय सुनिश्चित करता है। एक सफल वकील सिर्फ कानून की धाराओं का रक्षक नहीं होता, वो मानवीय मनोविज्ञान और स्वभाव का एक बहुत बड़ा पारखी भी होता है। एकदम सही। आज की इस चर्चा ने सच में अदालत के अंदर चलने वाले उस मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक बिल्कुल नई और हैरान करने वाली तस्वीर पेश की है। हमने देखा कि अदालती जिरह सिर्फ चीखने चिल्लाने के बारे में नहीं है। ये संज्ञानात्मक भार, परिधि विवरणों और अंतर्विरोधों के ढांचे को समझने के बारे में है। हाँ। हमने ये समझा कि एक गढ़ी हुई कहानी कैसे अपने ही विरोधाभासों के बोझ तले टूट जाती है और कैसे एक शांत वकील जिंगा के उस ब्लॉक को निकालकर पूरी झूठी गवाही को गिरा देता है। लेकिन इस पूरी मनोवैज्ञानिक लड़ाई से बाहर निकलकर अगर हम मानव स्वभाव के एक बहुत ही बुनियादी सत्य पर विचार करें तो एक सवाल जहन में आता है। हम जानते हैं कि समय के साथ इंसान की स्वाभाविक याददाश्त भी धुंधली पड़ने लगती है। मस्तिष्क कोई हार्ड ड्राइव तो है नहीं कि यादें हमेशा वैसी ही रहें। सही बात है। तो एक सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी-कभी एक बिल्कुल सच्चा चश्मदीद
जिसने सच में कोई अपराध होते देखा हो, लेकिन जिसकी याददाश्त केवल समय बीतने के कारण या उस रात के सदमे के कारण थोड़ी कमजोर या धुंधली हो गई हो, क्या वो भी इस रिवर्स क्रॉस एग्जामिनेशन की ग्रिलिंग में फंसकर अदालत के सामने एक प्लांटेड या झूठे गवाह की तरह दिखने लग सकता है? क्या न्याय की इस बेहतरीन और जटिल मनोवैज्ञानिक लड़ाई में कभी-कभी हमारी स्वाभाविक मानवीय विस्मृति या भूलने की आदत ही सत्य की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय की खोज अंततः कितनी जटिल है। आज के इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।